Hello friends, myself Dr. शिवालकर। वेलकम टू द सीरीज वीडियो ऑन हाइपरटेंशन। आज मैं ब्लड प्रेशर का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको सीरीज वीडियो में बनाऊँगा और डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा, इसीलिए आप बने रहिए और इसके बारे में आप जानिए कि ब्लड प्रेशर क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, उसका साइन सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। और ट्रीटमेंट में डिटेल में हर पैथी के बारे में बताऊंगा, तो आप हाइपरटेंशन पे बने रहिए। चलिए आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा, जैसा कि आपको पता है, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हमारा दो गाइडलाइन है, ओल्ड गाइडलाइन एंड न्यू गाइडलाइन। पहले हमारा ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कुछ और था, अभी हमारा ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन कुछ और हो गया, कुछ चेंजेस आया है। तो हम ओल्ड गाइडलाइन के मुताबिक पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यू गाइडलाइन के मुताबिक ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड गाइडलाइन के मुताबिक हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर दोनों में इक्वल है। ओल्ड गाइडलाइन एंड न्यू गाइडलाइन के मुताबिक दोनों में सेम है। तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 से कम। सिस्टोलिक हमारा 120 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक भी हमारा 80 से कम होना चाहिए। मीन्स दोनों जो है हमारा 120 और 80 दोनों जो है हमारा कम होना चाहिए, 120 180 से कम होना चाहिए। मीन्स नॉर्मल जो है हमारा 120 और 80 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओल्ड गाइडलाइन में प्री हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, जब हमारा बीपी 120 एंड 139, सिस्टोलिक हमारा 120/120 से लेके 139 अगर है तो सिस्टोलिक है, बाय डायस्टोलिक 80 to 90, ये हमारा प्री हाइपरटेंशन कहलाता था ओल्ड गाइडलाइन के मुताबिक। स्टेज 1 क्या था कि 140 से 159 सिस्टोलिक एंड 90 से 99 डायस्टोलिक, स्टेज 1। स्टेज 2 क्या था हमारा, मोर देन 160 एंड 100 से अबव था, तो वो स्टेज 2 कहलाता था। अब न्यू गाइडलाइन क्या आ गया, अमेरिकन एसोसिएशन सोसाइटी ने गाइडलाइन जारी किया, न्यू गाइडलाइन। पुराना से कुछ चेंज हो गया, हमारे न्यू में कुछ चेंजेज आया। क्या चेंजेज है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल तो हमारा सेम है, 120 एंड 80 से कम, मतलब सिस्टोलिक हमारा 120 से कम, डायस्टोलिक हमारा 80 से कम, ये नॉर्मल। इसको और सिंपल वे में अगर बात करें तो 120 सिस्टोलिक हमारा 120 से कम एंड डायस्टोलिक 80 से कम। ठीक है, अब ओल्ड गाइडलाइन में हमारा प्री हाइपरटेंशन था, तो न्यू गाइडलाइन में प्री हाइपरटेंशन वर्ड खत्म हो गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एलिवेटेड बीपी एंड स्टेज 1 बीपी। प्री हाइपरटेंशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एलिवेटेड बीपी एंड स्टेज 1 बीपी, जिसमें सिस्टोलिक हमारा 120 से 139 था। तो इसको हम दो पार्ट में, एलिवेटेड बीपी में हमारा 120 से लेके 129 सिस्टोलिक कर दिए एंड 80 जो है यहाँ पर 80 से कम है, तो हम एलिवेटेड बीपी बोलेंगे। और इसको सिंपल वे में बात करेंगे तो 120 से लेके 129 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक लेस देन 80, दोनों हमारा कम अगर है, 120 से लेके 129 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक अगर हमारा 80 से कम है,
तो हम उसको एलिवेटेड बीपी बोलेंगे। एंड स्टेज 1 में वही प्री हाइपरटेंशन में हमारा 130 से 139, हमारा 139 तक था, तो हमारा 130 से 139 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 80 से 89 अगर हमारा है तो हम स्टेज 1 बोलेंगे इसको। और अगर हम सिंपल वे में बात करें तो सिस्टोलिक हमारा 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 to 89 अगर हमारा है तो स्टेज 1 कहलाएगा। ओल्ड क्लासिफिकेशन में हमारा स्टेज 1 हुआ करता था, तो उसको हम 140 159 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 90 से 99, वही चीज़ हमारा स्टेज 1 में जो है अभी न्यू में जो है स्टेज 2 आ गया। स्टेज 1 हमारा प्री हाइपरटेंशन के अंदर ही आ गया। न्यू गाइडलाइन में स्टेज 1 जहाँ था यहाँ स्टेज 2 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे 140 से एबव अगर सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक हमारा 90 से एबव है तो स्टेज 2 आ गया। इसको और सिंपल वे में अगर बात करेंगे तो 140 और हाइयर और 90 और हाइयर डायस्टोलिक है तो स्टेज 2 है। ठीक है, तो स्टेज 2 पहले का क्या था, मोर देन 160 एंड मोर देन 100 को हम स्टेज 2 बोलते थे, तो अभी हमारा स्टेज 2 इसी में कवर हो गया। मोर देन 140 मोर देन 90 तो हमारा स्टेज 2 इधर आ गया, तो हमारा 6 सब तो ऊपर ही आ गया तो स्टेज 2 हो गया। स्टेज 1 जो पहले था अब स्टेज 2 जो है आ गया, तो ये हमारा स्टेज 2 इसी में कवर हो गया। ठीक है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो एलिवेटेड बीपी, नॉर्मल बीपी तो आपका 120 सिस्टोलिक से कम एंड डायस्टोलिक 80 से कम। एलिवेटेड बीपी 120 से लेके 129 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80। एंड मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक अगर दोनों रहेगा, क्राइटेरिया अगर मिल रहा है तो एलिवेटेड बीपी रहेगा। सपोज कीजिए हाँ ये हुआ, और स्टेज 1 में क्या है 130 139 और 80 89। यहाँ पर देखिए वर्ड है एंड, यहाँ पर और है, चाहे ये या ये क्राइटेरिया दोनों में से कोई मिल जाएगा तो हम स्टेज 1 बोल देंगे। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिएगा हमारा सिस्टोलिक जो है इस रेंज में आता है 125 मान लीजिए रह गया, लेकिन डायस्टोलिक जो है हमारा अगर 84 आ गया, मतलब 84 आ गया, अगर डायस्टोलिक हमारा 84 आ गया लेकिन ये हमारा ये है, तो दोनों में से सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो बढ़ा हुआ रहेगा जिस क्राइटेरिया में फुलफिल हो गया तो वो स्टेज में, तो ये स्टेज 1 हो गया। यहाँ और है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको 125 बाय अगर 74 है, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया मिल रहा है, ये दोनों सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो हमारा एलिवेटेड बीपी है। यहाँ पे और है, अगर मान लीजिए ये नहीं मिल रहा, हमारा ये क्राइटेरिया मिल रहा है लेकिन ये मिल रहा है, तो हमारा ये स्टेज 1 हो गया। या हमारा क्राइटेरिया ये मिल रहा है, अगर ये 130 है और ये सिस्टोलिक मान लीजिए ये हमारा 130 है, ठीक है, और सिस्टोलिक हमारा डायस्टोलिक हमारा 70 है, ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, तो ये स्टेज 1 है। कहने का मतलब इसमें से जो हमारा मिल जाएगा वो हमारा स्टेज 1 में आ जाएगा। इसमें दोनों आपको मिलना चाहिए क्राइटेरिया, स्टेज 1 है। और स्टेज 2 तो आप 140 90 से अबव चले जाएंगे तो स्टेज 2 हो जाएगा। पहले हमारा स्टेज 2 160 या 100 के ऊपर होता था तब हम स्टेज 2, अभी ये स्टेज 2 140 और 90 से अबव हो गया, मतलब स्टेज 2 हो गया। और एक टर्म है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये दोनों में सेम है, ओल्ड में और न्यू गाइडलाइन में दोनों में सेम बताया गया है। 180 एंड 120 से अबव है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर सिस्टोलिक हमारा 180 से ज़्यादा है एंड डायस्टोलिक हमारा 120 से ज़्यादा है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। ठीक है, अब आता है गोल। पहले हमारा ओल्ड गाइडलाइन में हमारा गोल था कि हमारा बीपी एनी हाउ 140 और 90 से
कम रखना है। न्यू गाइडलाइन के मुताबिक हमारा बीपी जो है 130 और 80 से कम रखना, मतलब न्यू गाइडलाइन जो है हमारा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हमारा बीपी 130-80 से कम हमें रखना है। गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमारा बीपी 130-80 से कम है। अमेरिकन एसोसिएशन ने हमें और रिस्ट्रिक्ट बना दिया, ज़्यादा हमें अवेयर कर दिया कि नहीं आप बीपी को और कम रखिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा लाइफ स्टाइल डिस्टर्बेंस, हम लाइफ स्टाइल चेंजेस, हम बैड लाइफ स्टाइल आजकल ज़्यादा एक्वाइर कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, हमारा ब्लॉकेज जल्दी पाया जा रहा है, अर्ली स्टेज में ये ब्लॉकेज आ जाता है। तो हम अगर बीपी अगर कम रखेंगे, अगर हम बीपी ज़्यादा हुआ तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमें उसका जल्दी पता चल जाएगा। तो जिससे हमारा मॉर्बिडिटी जो है हम जल्दी पता कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। इसीलिए हमें अभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि हमारा गोल 130-80 से, जैसे हम बढ़ते हैं हमारा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ है, क्यों हमारा बीपी बढ़ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला अच्छा ये ब्लॉकेज है, ये हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, यह एक सेकेंडरी कॉज है। तो हम उसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे जिससे हमारा मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी का रेट घटे। ठीक है, तो इसलिए हम अमेरिकन एसोसिएशन ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। अब चलते हैं कि कॉज क्या है, हाइपरटेंशन का क्या कॉज है। तो 95% पेशेंट में ये प्राइमरी कॉज जो है, प्राइमरी कॉज जो है 95% में, एंड सेकेंडरी कॉज जो है 5 to 7% होता है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉज जो है जनरली हमारा लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम के कारण जो बीपी जो है प्राइमरी जो है 95% कॉज जो है प्राइमरी जो है वो हमारा, जिसको प्राइमरी के कारण जो बीपी होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो और सेकेंडरी के कॉज, सेकेंडरी के कारण जो बीपी बढ़ता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो 95% लोगों में पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा यही हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसका कॉज है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम मोस्टली, उसमें और भी कुछ है। इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन का 95% लोगों में पाया जाता है। इसका जो कॉज है इडियोपैथिक है, फैमिली हिस्ट्री है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, जिसमें कि आप हाई सॉल्ट इंटेक, ज़्यादा नमक खाते हैं, ओवरवेट आपका ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बढ़ गया है, स्मोकिंग करते हैं, मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, कुछ ड्रग्स के कारण है जैसे पेन किलर है, स्टेरॉयड है, ओसीपी है, ये सब के कारण जो है हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। और ये 95% प्राइमरी ही कॉज है बीपी का। तो ये जनरल पॉपुलेशन में हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज यही, प्राइमरी कॉज यही सब है। तो इसका रिस्क फैक्टर भी वही है, जैसे रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है, हाई सॉल्ट इंटेक है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल है, अल्कोहल है, अल्कोहल हम ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्टिविटी हम कम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो ये सब जो फैक्टर इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा ओबेसिटी कम रहेगा, सॉल्ट इंटेक अगर हम कम ले रहे हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारा कम है, अल्कोहल कंजम्पशन कम कर रहे हैं, एक्टिविटी हम कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? प्राइमरी हाइपरटेंशन हमें नहीं होगा। अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन का जो कॉज है 95 कुछ नॉन मॉडिफाइड फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर अगर फैमिली हिस्ट्री में मान लीजिए आपका चला आ रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उस फैमिली में था तो इस फैमिली में आ जाएगा। ठीक है, अब एज और सेक्स की भी बात कर लेते हैं। जनरली मेल पर्सन में देखा गया है कि ये अर्ली बीपी मेल पर्सन में जल्दी होता है। मोर देन 45 के एज में मेल पर्सन में देखा गया 45 के बाद बीपी बढ़ जाता है, और फीमेल में 65 के बाद जनरली बीपी बढ़ता है। ठीक है,
तो सेक्स में आपका फीमेल में बीपी बढ़ने का टेंडेंसी लेट एज में होता है एंड मेल में जो है अर्ली एज में बीपी बढ़ने का टेंडेंसी होता है। तो एज एंड सेक्स एंड जेनेटिक्स ये जनरली कहा गया है नॉन मॉडिफाइड फैक्टर, मतलब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप सेक्स तो आपका सेक्स है, जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स के कारण है, एज को कुछ हद तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मेरा अपना मानना है। एज ठीक है, आपका 45 है, 50 है, 65 है, लेकिन हम कहते हैं कि एज दो तरह का होता है, एक बायोलॉजिकल एज, दूसरा क्रोनोलॉजिकल एज। ये दोनों एज क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज का कई बार मैं डिस्कस भी किया हूँ। तो क्रोनोलॉजिकल एज है बाय बर्थ, आपका एज 45, आपका बाय बर्थ आपका क्या एज है, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। अब बायोलॉजिकल एज क्या है? आपके शरीर का एज। सपोज कीजिए एक 50 साल के आदमी, एक 70 साल के आदमी मैराथन में दौड़ रहे हैं। अब देखेंगे कि 70 साल का लोग जो है, 70 साल का आदमी जो है वो विनर हो गया, 50 साल का विनर नहीं हो पाया। मतलब 70 साल का जो पर्सन है उसका बायोलॉजिकल एज जो है वो 50 से भी कम हो गया, 50 वाला नहीं जीत पा रहा है। अब 50 वाला जो है 70 से भी मतलब ज़्यादा एज का हो गया, मतलब अपना वो बायोलॉजिकल एज घटा लिया। क्रोनोलॉजिकल एज से कोई मतलब नहीं, आप अपना बायोलॉजिकल एज को घटाइए। बाय बर्थ आपका एज हो सकता है आपका ज़्यादा हो, लेकिन आपका अगर बायोलॉजिकल एज आपने घटा दिए, उसका जो है घटाने का बहुत सारा कारण है। एक्टिविटी कीजिए, लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, तो आपका जो है बीपी जो है, जो आपका 40 जनरली आपका 45 के एज के बाद आपका बढ़ता है, तो आपका 65 के बाद बढ़ेगा। आपका एज बायोलॉजिकल एज आप घटा लिए। कहने का मतलब एज जो है आप बायोलॉजिकल एज को काउंट कीजिए, अपना बायोलॉजिकल एज को घटाइए, क्रोनोलॉजिकल एज का जो है सो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन तो हो गया, अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन पॉपुलेशन में 5% पॉपुलेशन, 5% जनरली देखा जाता है ये सेकेंडरी कॉज के कारण जो हाइपरटेंशन होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर 25 और 55 के बीच के एज, 25 और 55 ये दोनों के बीच में अगर ब्लड प्रेशर है तो जनरली ये प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारण है। 25 से पहले और 55 के बाद अगर अचानक बीपी आपका बढ़ रहा है तो आप सस्पेक्ट कीजिए कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण है। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का आप जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है। सेकेंडरी प्राइमरी हाइपरटेंशन तो आप समझ गए, उसका कॉज ये है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? हाइपरटेंशन विच इज रिफ्रैक्टरी टू 3 मेडिकेशन वेयर 1 इज डायरेटिक्स गिवन एट अ हायर मैक्सिमम अप्रूवल डोज। मीन्स ऐसा हाइपरटेंशन जो कि 3 मेडिसिन देने के बाद भी उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और जिसमें से 3 मेडिसिन में एक मेडिसिन आपका डायरेटिक्स है, वो भी आप मैक्सिमम अप्रूवल डोज, जिसका मैक्सिमम डोज है वो देने के बावजूद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। मतलब हाइपरटेंशन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वो कोई मामूली टाइप का हाइपरटेंशन नहीं है। इसीलिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कुछ ना कुछ आपके बॉडी में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और वो जो है एक दवा से जो है काम नहीं कर पा रहा, 2 दवा भी काम नहीं कर पा रहा, कभी कभी 3 दवा दे रहे तो भी बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। उसका कॉज, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज सबसे पहला है, उसमें बहुत सारा कॉज है। सबसे पहले आप रीनल कॉज, किडनी का प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम में आपका क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, या सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या इंड स्टेज रीनल डिजीज है। तो किडनी का प्रॉब्लम जो है, जो रीनल फेल्योर, इंड स्टेज डिजीज, रीनल डिजीज या सीकेडी, ये मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जनरली किडनी प्रॉब्लम के कारण जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सेकेंड में किडनी में जो है सिस्ट हो जाता है, किडनी में बहुत सारा सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक डिजीज किडनी है या उसमें ट्यूमर है, तो उसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा।
तो उसके लिए तो आप अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करेंगे तो आपका सिस्ट और ट्यूमर पता चल जाएगा। थर्ड, किडनी में आपका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जिसको रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, मतलब किडनी के जो आर्टरी गया है उसका अगर स्टेनोसिस हो गया, वो नेरोइंग हो गया, तो उसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जनरली यंग वोमेन में क्या देखा गया, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया वो कॉमनली आता है, उसके कारण से जो है आर्टरी का नेरोइंग, रीनल आर्टरी का नेरोइंग होता है। आर्टरी उसमें जो है थिकनिंग हो जाता है, रीनल आर्टरी का फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया के कारण जो आर्टरी का थिकनिंग हो गया तो वो नेरो हो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और ओल्ड पर्सन में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, उसमें आर्टरी का स्टेनोसिस वो नेरोइंग खुद ब खुद हो जाता है, कुछ कारण से ओल्ड एज में देखा गया है। तो अगर ये प्रॉब्लम होगा, रीनोवैस्कुलर प्रॉब्लम होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन का एक्टिवेशन हो जाएगा, और रेनिन एंजियोटेंसिन का जब एक्टिवेशन होगा तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सॉल्ट का रिटेंशन करता है। अगर सॉल्ट हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाएगा तो इसमें जनरली आप कैसे वर्कआउट करेंगे, इसमें आप देखेंगे एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन का रेशियो अगर 20 से ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ, रेनिन का लेवल बढ़ा हुआ है। तो और अगर फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया है तो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू रीनल आर्टरी का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। बहुत सारा सेकेंडरी कॉज में क्या है, इंडोक्राइन प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसमें से एक आता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको कॉन सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड में जो ट्यूमर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है उस कॉन सिंड्रोम में आप सोडियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और पोटेशियम को रिलीज करते हैं। उस कॉन सिंड्रोम में जनरली पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम को हम रिलीज करते हैं। तो उसके कारण सोडियम के एब्जॉर्प्शन के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, और हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम रिलीज करेंगे तो ब्लड से जो है पोटेशियम जो है पेशाब के मात्रा से अगर निकल जाएगा तो ब्लड में जो पोटेशियम का लेवल जो है कम हो जाएगा, जिससे हाइपोकैलेमिया, अगर हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम और ब्लड प्रेशर है, तो आप जो है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कॉन सिंड्रोम सोच सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आप एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन का रेशियो देखेंगे तो मोर देन 20 से ज़्यादा है तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद सीटी स्कैन पेल्विस करेंगे तो आप ट्यूमर को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है, उसका हिस्ट्री, पेशेंट पेलर रहेगा, पल्पिटेशन, धड़कन तेज हो जाएगा, पर्सपिरेशन होगा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये क्यों होता है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा भी एक ट्यूमर है जिसमें इपिनेफ्रिन का रिलीज ज़्यादा होता है। तो इपिनेफ्रिन का रिलीज ज़्यादा होने के कारण आप उसको जो है यूरिन में 24 आवर यूरिनरी मेटानेफ्रिन का लेवल देखेंगे, वो अगर ज़्यादा है तो सोच सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। और अगर सीटी स्कैन करेंगे तो ट्यूमर आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से आपका देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि अगर हाइपरथायरॉयड है तो उसमें भी बीपी बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा, वेट लॉस होगा, स्वेटिंग होगा, पाल्पिटेशन होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, तो उसमें TSH का लेवल घट जाता है और फ्री T4 का लेवल बढ़ जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी बीपी बढ़ जाता है। और उसके बाद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में भी देखा गया है कसिंग सिंड्रोम्स, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है, मून फेस हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड बढ़ जाएगा। तो इसमें जो है टेस्ट में जनरली लो डोज डेक्सामेथासोन ACTH का लेवल बढ़ जाएगा, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे तो आपका किसिंग सिंड्रोम पता चल जाएगा। और भी बहुत सारा कॉज है, कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा, पैन, टैकासाइड डिजीज, स्क्लेरोडर्मा, गॉर्डन्स लिंडेन सिंड्रोम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि आपको पर्सन को कैसा होगा, ओबेसिटी होगा और डे टाइम में सोमनोलेंस होगा, मतलब दिन में वो ज़्यादा सोएगा। तो ऐसे पेशेंट को स्लीप पैटर्न को आप चेक कीजिए, अगर ऐसा है तो उसके टेस्ट कीजिए। फिर कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा कंडीशन है तो उसमें भी आपका बीपी बढ़ जाता है।
बच्चे में देखेंगे कि आर्म, हाथ जो है गर्म रहेगा, पैर ठंडा रहेगा। एडल्ट में रिब नोचिंग आएगा, बीपी का डिफरेंस रहेगा, हाथ का बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, पैर का बीपी कम होगा। तो जनरली आप उसमें एक्सरे चेस्ट कीजिए, एंजियोग्राम कीजिए, सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राम करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब आपका ये सब सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कॉज है, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज बता दिए। प्राइमरी हाइपरटेंशन मोर देन 95% में प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया जाता है, उसका कॉज आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5% पेशेंट में पाया जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसका कॉज जनरली ये है। तो आप ये सब से आप वर्कआउट करके आप पता कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है। उसी हिसाब से अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे कि हमारा बीपी किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे दीजिए। हमारा बीपी दो होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। डायस्टोलिक हमारा जनरली टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, मतलब सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। हमारा जो रेसिस्टेंस है, आर्टरी का जो रेसिस्टेंस है, उस पर हमारा डायस्टोलिक डिपेंड करता है। अगर हमारा आर्टरी अगर टफ हो जाएगा, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाएगी, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा डायस्टोलिक नीचे का बीपी जो है बढ़ेगा। तो हमें अपने पेरिफेरल रेसिस्टेंस को घटा के रखना है, फ्लेक्सिबल करना है, आर्टरी को फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है हमारा आर्टरी में आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इस कारण से हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है हमारा डायस्टोलिक बढ़ जाता है, ठीक है। और सिस्टोलिक कैसे बढ़ता है? सिस्टोलिक जनरली हमारा कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। जनरली हमारा सिस्टोलिक जो है, बीपी तो हमारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों पे डिपेंड करता है। डायस्टोलिक हमारा टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और सिस्टोलिक हमारा कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड करता है, सीओ कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउट जो है हमारा 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट हमारा 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट जो हमारा हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है, आउटपुट, कार्डियक मीन्स हार्ट का आउटपुट, वो 2 चीज़ पे, स्ट्रोक वॉल्यूम, एक है हार्ट का हार्ट रेट, हार्ट कैसे धड़क रहा है, धीरे स्लो धड़कन है कि फास्ट धड़कन है, हार्ट रेट। दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका स्ट्रोक कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, तो वो डिपेंड करता है। और जो हार्ट जो स्ट्रोक करता है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड प्री लोड। प्री लोड का मतलब क्या हुआ? प्री लोड का मतलब जो ब्लड हमारा वेन का प्रेशर, जो ब्लड हमारा हार्ट की तरफ जा रहा है तो उसका प्रेशर। एंड आफ्टर लोड का मतलब क्या हुआ? जो हार्ट से जो हमारा निकल रहा है ब्लड, आर्टरी, उसका प्रेशर, ठीक है। तो आफ्टर लोड पे डिपेंड करेगा। प्री लोड में हमारा टोन, वेनस प्रेशर कैसा है, ब्लड वॉल्यूम कैसा है, तो उस पर हमारा जो है सिस्टोलिक डिपेंड करेगा, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये 3 फैक्टर पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट से हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम उसी हिसाब से जो है पेशेंट को दवा देते हैं, जिससे कि उसका बीपी नॉर्मल रहे। हमको देखना पड़ता है कि डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है तो मतलब कि आपका सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस के कारण है। अगर सिस्टोलिक बढ़ा है तो हम उसका कार्डियक आउटपुट में 3 चीज़ देखते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम में हम इसका 3 चीज़ देखते हैं, प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टरी, आफ्टर लोड। उसी हिसाब से जो है फिर हम इसको दवा हम उसको देते हैं कि उसका कैसे बीपी उसका नॉर्मल आएगा। तो कहने का मतलब आज मैं जो आपको गाइडलाइन बता दिया, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ओल्ड था, न्यू गाइडलाइन अभी आ गया, उसमें क्या क्या चेंजेज है, उसका कारण क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और उसका क्या कैसे बीपी जो है बढ़ता है, उसका क्या फैक्टर है, पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका साइन सिम्टम्स, फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। आप कब बोलेंगे कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर है? सपोज कीजिए पेशेंट दौड़ के आया या कुछ एंजाइटी है तो देख रहे हैं बीपी बढ़ गया, तो बीपी एक दिन जो बढ़ गया वो नहीं बीपी होता है। वो एक दिन बढ़ गया तो चलो ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर। लेकिन बीपी, एक बीपी के मरीज को कब बोलें कि ये हाइपरटेंसिव मरीज हो गया, ये ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया?
उसका कुछ डायग्नोसिस है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको डिस्कस करूँगा डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड फीचर्स और उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी आई थिंक मैंने अभी तक जो बताया डिटेल में आपको समझा दिया हूँ। आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। नॉलेज ही प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी बीमारी का नॉलेज रखेंगे तभी आप उसके से बचाव कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए या कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। फैमिली डॉक्टर नहीं बनाया है तो फैमिली डॉक्टर बना दीजिए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम तो आते रहेगा, बीमारी आते रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी अब अगर आप डॉक्टर नहीं है तो ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए अपने से खुद ब खुद, उससे नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और मेरा सारा वीडियो डिटेल में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। डॉक्टर शिवालकर सर्च कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।